हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, वो भी क्लास 6th में। और यह लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर फर्स्ट में इसी का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था 1 to 10। Now we will discuss from 11 to 23 questions. Okay? 11 to 23 क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व करेंगे, वो भी गणित का। ठीक है? तो जब भी सबसे पहले आप लोग जब भी क्वेश्चंस को देखें तो इसको करने का प्रयास करें। यदि नहीं आता है तभी इसका सॉल्यूशन देखें, तभी इसका वीडियो देखें। ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हमारा 11th रहेगा। क्वेश्चंस को देखना है, उसको महसूस करना है, उससे आपको भी फायदा होगा और सोचने की क्षमता बढ़ेगी। क्वेश्चंस को देखकर डरना नहीं है। पहली बात देखिए, क्वेश्चंस नंबर 11th में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में एक ट्रेन है, शुक्रवार को 1:15 पे अपराह्न पर हैदराबाद छोड़ती है और शनिवार को सुबह 7:30 पर चेन्नई पहुंचती है। 7:30 पर कहाँ पहुंचती है? चेन्नई। 7:30 पे चेन्नई पहुंचती है। यात्रा की अवधि बताना। अब हमको यह बताना है हैदराबाद छोड़ती है और चेन्नई पहुंचती है, तो हैदराबाद से चेन्नई पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यही हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यह टर्म देख लेते हैं, अपराह्न का मतलब क्या होता है। ठीक है, अपराह्न का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है। अपराह्न और पूर्वाह्न दो टर्म हैं, दो शब्द हैं। अपराह्न उसे बोलते हैं 12 बजे रात से लेकर 11:59 सुबह तक आप इसको अपराह्न बोलेंगे, जिसको एएम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पूर्वाह्न उसे बोलेंगे 12 बजे दिन से लेके 11:59 तक आपका ये पूर्वाह्न होगा। ठीक है, पूर्वाह्न होगा। ठीक, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, तो क्वेश्चंस क्या है, हम देखिए ट्रेन क्या है, 1:15 पे मूव करती है। कहाँ से? हैदराबाद को छोड़ती है। ठीक है, कहाँ के लिए जाना चाहती है? चेन्नई के लिए। और चेन्नई कितने बजे पहुंचती है? 7:30 पर सुबह को शुक्रवार को पहुंचती है। 7:30 पर शुक्रवार को पहुंचती है। तो हमको यह बताना है कि अब हैदराबाद से चेन्नई तक पहुंचने में कितना समय लगा। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। देखिए, 1:15 पे क्या करती है? हैदराबाद छोड़ती है और 7:30 पर चेन्नई पहुंचती है। सैटरडे के दिन मतलब अगले दिन पहुंचती है, शुक्रवार के दिन। ये फ्राइडे के दिन चलती है, शुक्रवार के दिन, और शनिवार के दिन पहुंचती है। ठीक है, चेन्नई पहुंचती है। तो हमको यही बताना है। अच्छा, जब फ्राइडे के दिन पहुंचती है, मान लीजिए 1:15 से चलती है, ये तो हमें मालूम है। और सैटरडे के दिन 1:15 तक कितना घंटा होगा? एएम का मैं बात कर रहा हूं, एएम से लेके एएम तक। तो आपका एएम से लेके एएम तक ये 12 घंटा हुआ। ठीक है, 12 घंटा होगा। 1:15 से लेकर 1:15 सुबह का लेकर और फिर सुबह अगला दिन 1:15 कितना समय होगा? 12 घंटा। ठीक,
अच्छा, अब बता रहा है इसमें क्वेश्चन कि 7:30 तक AM में सुबह में पहुंचती है। तो हमने ऑलरेडी 1:15 तक पहुंच चुके हैं सुबह में। अब उसके बाद क्या करिए, जो 7:30 है, 7:30 में से 1:15 घटाइए। 7 घंटा 30 मिनट में से 1 घंटा 15 मिनट जब आप घटाएंगे तो आपका आंसर कितना होगा? 6 घंटा 15 मिनट। ये आपका 30 मिनट है। जब 30 मिनट में से आप 15 मिनट घटाएंगे तो आपका 15 मिनट ही बचेगा। बचेगा। ओके। अच्छा, और 7 घंटा में से 1 घंटा घटाएंगे तो हमारा कितना घंटा बचेगा? 6 घंटा। तो ये हमारा 6 घंटा 15 मिनट बचा इतना। अच्छा, और 1:15 से लेके 1:15 सैटरडे तक हमारा कितना अवधि हो रहा था, कितना टाइम हो रहा था? 12 घंटा। 12 घंटा को और 6 घंटा 15 मिनट को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 12×6 = 18, 18 घंटा 15 मिनट, 18 घंटा 15 मिनट। ये आपका रहा आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं 18 घंटा 15 मिनट है इसमें। ये रहा 18 घंटा 15 मिनट। ये रहा 18 घंटा 15 मिनट। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 हमारा क्या दिया हुआ है? करिश्मा जी हैं। करिश्मा ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,39,500 रुपए में 2 हार खरीदती हैं। करिश्मा क्या है, बाजार जाती हैं और उन्होंने हार खरीदा। कितने हार? 2 हार। कितने रुपए में? 1,39,500 रुपए में। 1,39,500 रुपए में उन्होंने हार खरीदा है। 2 हार खरीदे। उसने उसमें से एक हार को 75,000 के भाव से और दूसर का 80,000 के भाव से बेच देती हैं। ठीक है, तो उसे कितना पैसा मिला? बहुत आसान सवाल है, समझिए इसको, इसके कंसेप्ट को समझिए, इसके गहराई को समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, करिश्मा है, बाजार जाती हैं, 2 हार खरीदती हैं। 2 हार को खरीदने में उनका रुपीज लगता है 1,39,500 रुपए। 1,39,500 रुपए में कितने हार खरीदती हैं? 2 हार। अब क्या करती हैं, उन दोनों हार को डिफरेंट, अलग अलग मूल्य पर उसको बेचती हैं। अलग अलग मूल्य पे उसे बेचती हैं। एक मूल्य है 75,000 रुपया और दूसरा मूल्य है 80,000 रुपया। ठीक है, तो उसे कितना पैसा मिलेगा? चलिए इसका सलूशन देखते हैं। करिश्मा जी हैं, सबसे पहले क्या की, उन्होंने 1,39,500 रुपये में हार खरीदी। ठीक है, अब इसी हार को बेच रही हैं दो अलग अलग दामों में। एक को 75,000 रुपये में बेच रही हैं, दूसरे को 80,000 रुपये में। तो सबसे पहले देखा जाए कि दोनों हार को कुल कितने रुपए में बेच रही हैं। कुल कितने रुपए में बेच रहे हैं, मतलब टोटल कितने रुपए में बेच रहे हैं। तो टोटल जब जहां भी आ जाए तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो 75,000 को जोड़िए प्लस 80,000 को जोड़ेंगे तो 1,55,000 रुपया, 1,55,000 रुपया में बेच रही हैं हार को। और उन्होंने कितने रुपए में खरीदा था? 1,39,500 रुपए में खरीदी थी। ठीक है, और कितने रुपए में बेच रही हैं? 1,55,000 रुपए में। वाह, तो उन्हें तो पैसा जरूर मिलेगा। 1,39,000 रुपए, 1,39,500 रुपए में खरीदी हैं और 1,55,000 रुपए में बेच रही हैं, तो उन्हें तो बहुत रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ होने के लिए क्या करेंगे, यह विक्रय मूल्य ही हुआ। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है और खरीद मूल्य यानी कि क्रय मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस है। ठीक है, तो जब
पैसा मिल रहा है, इन्हें लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में से क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो हमें इतना लाभ मिल रहा है, कितना, 15,500 रुपया लाभ मिल रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा 15,500। देखते हैं ऑप्शन में, देखिए 15,500 ऑप्शन बी में आंसर है। ठीक, 15,500 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मूव करते हैं। बस क्वेश्चंस को आप लोग कैसे टैकल करेंगे इसी को समझना है। ठीक है, क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, बस आप इतना प्रैक्टिस करिए कि आप इसको कर सकें। ठीक, अच्छा, और अगला क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, एक ऊंचे कार्यालय भवन में, एक ऊंचे कार्यालय भवन में 85 मंजिलें हैं। एक भवन है बहुत बड़ा जिसमें 85 मंजिल है। ठीक है, प्रत्येक मंजिल में कितनी खिड़कियां हैं, 48 खिड़कियां हैं। प्रत्येक मंजिल में 48 क्या है, खिड़कियां हैं। ठीक, और देखा जाए 48 खिड़कियां हैं। अब क्वेश्चन सीधा थोड़ा कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। 48 खिड़कियां हैं और प्रत्येक खिड़की को 64 छोटे बल्बों से सजाया जाना है। तो सभी खिड़कियों को सजाने के लिए कितने बल्ब की आवश्यकता होगी। देखिए, मान लीजिए 85 मंजिला है। ठीक, 85 मंजिला है और उसमें खिड़कियां 48 है, प्रत्येक मंजिल में 48 खिड़कियां हैं, यानी कि एक मंजिल में 48 खिड़कियां हैं, तो 25 मंजिले में कितनी खिड़कियां होंगी, ज्यादा होंगी। तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 85 इंटू 48 करिए। अब उसके बाद देखिए, प्रत्येक खिड़की में 64 छोटे छोटे बल्ब सजाना है, तो एक खिड़की में कितना बल्ब सजाएंगे, 64, तो 48 खिड़की में कितना बल्ब सजाएंगे, ज्यादा सजाएंगे। तो ऐसा करिए 85 इंटू 48 इंटू 64, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,61,000, 2,61,120। तो उस मंजिला में कितने बल्ब सजाएंगे, 2,61,120। देखते हैं इसका ऑप्शन, 2,61,120 ऑप्शन फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चंस हैं क्योंकि सैनिक स्कूल में आ चुके हैं। ठीक है, तो एकदम एकदम इसको कूल होकर समझिएगा, एकदम माइंड को एकदम एकत्रित करिए, एक जगह रखिए, शांत रखिए और विदाउट टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेना है, बिना टेंशन के साथ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या हमको बतानी है जो कि, देखिए क्वेश्चंस क्या है, ये रहा, वह छोटी से छोटी 5 अंक की संख्या ज्ञात करो जो 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, लिखने के बाद क्या करिए, आप डिवाइड करिए। तो हमने 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख दी, कितनी है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। ठीक है, तो ये हमने 5 अंकों की छोटी संख्या लिख दी है। ठीक, अब उसके बाद क्या करा है, 19 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, तो हमने 19 से भाग दे दिया। इतना क्लियर है ना। अच्छा, जब भाग देंगे तो जो हमारा शेषफल गिरेगा, शेषफल गिरेगा, ठीक, रिमाइंडर जो गिरेगा 19 में से
इतना घटाइए आप। 19 में से जब 6 घटाएंगे तो 13 आंसर होगा। कितना आंसर होगा इसका? 13। अब क्या करेंगे, 13 को ये 5 अंकों की जो छोटी संख्या है उसमें आप इसको ऐड करिए। 13 को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, 13 को आप ऐड करिए तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में आप जब 13 को ऐड करेंगे तो 10,013 है, जो कि कितने से विभाजित है? 19 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जब आप इसमें 19 से भाग देंगे ना तो यह पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा। ठीक, तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए छोटी से छोटी संख्या बताइए तो वही करना होगा। सबसे पहले जिस तरह हम लोग भाग लेके जाते हैं उस तरह भाग लेके जाइए। जब आपका शेषफल गिरता है तो इसमें से आप घटाइए। ठीक है, अब घटाने के बाद जो आंसर आपको प्राप्त होगा उसके बाद वह छोटी से छोटी संख्या में उसके साथ ऐड करिए तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब देखिए बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए तो छोटी से छोटी संख्या का था क्वेश्चन। यदि मान लीजिए वही आपसे पूछ देता 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि 19 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो क्या करेंगे? तो मैंने उसके लिए भी एक क्वेश्चन बना दिया है। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 5 अंकों की बड़ी संख्या, एक अंक होगा, एक अंक हुआ, 2 अंक हुआ, 3 अंक हुआ, 4 अंक हुआ, 5 अंक हुआ। तो ये टोटल 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इससे कोई बड़ा संख्या बन नहीं सकता, इससे कोई बड़ी संख्या बन नहीं सकती। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही 5 अंक की है। और छोटी से छोटी संख्या कितनी थी? यही थी। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ये रही। ठीक, और बड़ी संख्या ये रही। तो हमें क्या बोल रहा है? 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो कि 19 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आपको एकदम सिंपली क्या करना है? डिवाइड तो करना है, सेम एज इट इज, जैसे डिवीजन करते हैं उसी तरह आपको करना है। डिवीजन कर लिए। अब क्या करेंगे? जो आपकी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो आपका रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर घटा दीजिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से आप जब रिमाइंडर को घटाएंगे तो आपका ये आंसर मिलेगा। ठीक है, 99,991। यह पूरी तरह से विभाजित है। किससे? 19 से, 19 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक, तो मैं ऐसा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। यदि समझ में आ जाता है तो एक लाइक बनता है यार, एक लाइक ठोको और सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यार बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह चलते हैं। देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 38 और 68 को अलग अलग भाग देने पर दोनों दशाओं में कितना शेष बचे? शेष कितना बचे? 8 शेष बचे। कितना शेष बचेगा? ये 8 बचेगा। ठीक है, इसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था इसीलिए मेरे को देखना पड़ा। इसको क्या बोलेंगे? 8 शेष बचे। ठीक है, तो हमको क्या बताना है? वह बड़ी से बड़ी संख्या। जब बड़ी से बड़ी संख्या बोल दे फ्रेंड्स तो क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, महत्तम समापवर्त निकालेंगे। ठीक है, तो जब शेष की बात कर रहा है यहाँ पर तो इससे पहले क्या करें? आप घटा लें। 38 में से 38 में से क्या करेंगे? आप इसको घटाइए। 38 में से 8 घटाइए। 38 में से 8 घटाइए और उसके बाद 68 में से आप क्या घटाएंगे? 8 घटाइए। कितना घटाएंगे? 8 घटाएंगे। जब आपसे कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और बोले प्रत्येक दशा में इतनी शेष बचनी चाहिए, इतनी रिमाइंडर आना चाहिए, तो सबसे पहले आप जो आपको वैल्यूज जो दिया हुआ है सभी वैल्यूज को, जो आपका रिमाइंडर दिया है, रिमाइंडर वैल्यूज में से रिमाइंडर को घटाइए।
वैल्यूज में से रिमाइंडर को घटाइए। अब जो आपका वैल्यू प्राप्त होगा उसी में से आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, महत्तम समापवर्त निकालना है, मसा निकालना है। तो 38 में से क्या घटाएं, 8 घटा दें तो हमारा 30 हो जाएगा। कितना होगा, 30। अब उसके बाद 68 में से क्या घटाएं, 8 घटाएं तो हमारा कितना होगा, 60। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के विधि देख लेते हैं। इसको हम लोग दो प्रकार से लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप 30 लिखिए और 60 लिखिए। 30 और 60 का महस निकालते हैं, महत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो महस निकालने की दो विधि है, मैं आपको दोनों विधि बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाए, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, 30 गुणते 1 करेंगे तो हमारा कितना होगा, 30 होगा। ठीक, अच्छा 15, अच्छा ये 60 है तो 60 को 30 गुणते 2 कर देना, 30 दूनी 60। अब हम लोग इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन अंक इसमें क्या है। इसमें कॉमन अंक हमारा क्या दिख रहा है, कॉमन अंक हमारा इसमें क्या दिख रहा है, ये 30 दिख रहा है, कॉमन अंक 30। तो यही हमारा मौसा हो जाएगा 30। जो समान दिखे दोनों में, दोनों खंडों में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और दूसरा विधि क्या है, दूसरा विधि यह है कि जब आप 30 में 60 से भाग देंगे तो 30 दूनी 60, 32 या 60, यह पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, जब पूरी तरह से डिविजिबल है, जब पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है तो इसका आंसर कितना होगा, 60, यानी कि 30 होगा। इसका आंसर 30 जो कि 60 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो ये हमारा रहा आंसर। ठीक है, जो कि 30 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो एचसीएफ कितना हुआ, 30। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 होगा, यानी कि ये रहा हमारा 30, यानी कि ये हमारा आंसर क्या रहा, करेक्ट रहा। आंसर 30, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, 10 किलोग्राम तो 2 डेकाग्राम 6 ग्राम को दशमलव संख्या के रूप में प्रदर्शित करना है, लिखना है हमको। सभी ये टर्म ऑप्शन दिए हैं कि किलोग्राम में, तो सब आपको क्या करना है, सभी को किलोग्राम में चेंज करना है। ठीक है, इसको विशेष तौर पे देखिएगा क्योंकि ये कन्वर्जन पूछा ही आता है, अब पूछा भी गया है। तो इसका मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, जब आप वो ट्रिक याद कर लेंगे ना तो आप कन्वर्जन का कोई भी क्वेश्चन हिला सकते हैं, आंख बंद करके मारेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं ट्रिक की तरफ चलता हूं। ट्रिक यह है कि जब आपको कन्वर्जन के लिए दे दे तो आप सबसे पहले इसको ट्रिक को याद करिए। ट्रिक को याद करेंगे क्या, किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली ग्राम। अभी हम लोग सिर्फ ग्राम का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी हम लोग ग्राम का बात कर रहे हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, अभी हम लोग ग्राम का बात कर रहे हैं तो सभी में किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम तो पहले ही से है, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अच्छा, यदि मीटर का बात करता तो क्या करते हैं हम लोग, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, और यदि लीटर का बात करता तो क्या करते हैं, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, इतना पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक तो यही रहा, लेकिन अब इसको कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए आपसे पूछा 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो 1 किलो को तो आप एक इसी तरह लिख लीजिए 1। ठीक है, लिखने के बाद कितना ग्राम होता है, 1 ग्राम कितने स्थान पे आ रहा है, 1 2 3, कितने स्थान पे आ रहा है, 1 2 3, तो इसके आगे 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, तो अब बताएंगे
कि इसमें कितने ग्राम होता है। तो 1 किलो में कितने ग्राम होगा, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, जिसका रेफरेंस लेना है उसको 1 मानिए और उसके आगे जहां तक पूछ रहा है वहां तक उसमें 0 बढ़ा दीजिए। तो हमसे मान लीजिए पूछा है 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। कैसे, अब किलो को तो 1 मान लिए, अब इसके आगे देखा जाए 1 2 3 0 हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो 1000 ग्राम हुआ। ठीक, यदि मान लीजिए आपसे पूछता कि 1 हेक्टो में कितना ग्राम होगा, 1 हेक्टो में कितना ग्राम होगा, तो 1 हेक्टो को क्या मानिए, 1 मान लीजिए। ठीक है, और उसके आगे देखिए ग्राम कहां तक गया है, तो 1 शून्य, ये 2 शून्य। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 शून्य 2 0 बढ़ा लेंगे, यानी कि 1 हेक्टोग्राम में कितना ग्राम, 100 ग्राम। ठीक, इतना क्लियर है। अच्छा, हाँ, अब उसके बाद पूछ देता, मान लीजिए आपसे 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो अपने हमने ट्रिक अपना रहा था उसको क्या करिए, 1 ग्राम को तो लिख लीजिए, 1 ग्राम डायरेक्ट लिख लीजिए, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम। अब जो भी लिखेंगे सब बटा में लिखेंगे, बटे में लिखेंगे। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा, 1 2 3, यानी कि 3 0 आप इसमें बढ़ाएंगे। ठीक है, 3 0 आप इसमें बढ़ाएंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/1000 किलोग्राम होता है। ठीक, अच्छा, वही आपको पूछ देता है डेकाग्राम है, डेकाग्राम में कितना किलोग्राम होगा, डेकाग्राम में कितना किलोग्राम होगा, डेकाग्राम को 1 मान लेते हैं। ठीक है, बटा में सब लिखेंगे, बटा में 1 मान लिया हमने, 1 और 2, यानी कि 2 जीरोज इसमें बढ़ा देंगे, तो 1 डेकाग्राम कितना किलोग्राम होगा, 1/100 किलोग्राम होगा। ठीक, उसी तरह देखा जाए ग्राम में हेक्टोग्राम कितना होगा, ग्राम 1 ग्राम में कितना हेक्टोग्राम, तो 1 ग्राम में कितना हेक्टोग्राम, इससे पहले आप लोग बटा में लिखेंगे। क्या, 1 बटा में कितना, 1 ग्राम में कितना हेक्टोग्राम, कितना हेक्टोग्राम, तो 1 2, यानी कि 1/2, 1/100 हेक्टोग्राम। ठीक है, यदि 1 किलोमीटर में पूछता कितना मीटर है, 1 किलो, जब देखिए जब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, अभी एक ऑब्जर्व किए होंगे, जब हम लोग ऊपर से इस तरह नीचे की तरफ चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसी तरह लिख रहे हैं, डायरेक्ट उसी तरह लिख रहे हैं, जबकि हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो इसको भिन्न में लिख रहे हैं, जो भी लिखेंगे वो भिन्न में लिखेंगे। ठीक है, इसको याद करिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, यह ट्रिक बहुत हेल्प करेगी, इसलिए आप इसको याद करेंगे तो बेटर होगा। ठीक, अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा था कि 10 किलोग्राम है, 2 डेकाग्राम है, 6 ग्राम है, इसको हमको ग्राम में बदलना है। 10 किलोग्राम तो ऑलरेडी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऑलरेडी किलोग्राम में ही है, लेकिन 2 डेकाग्राम है। अच्छा, 2 डेकाग्राम है, 2 डेकाग्राम को हमको कितने में बदलना है, किलोग्राम में, 2 डेकाग्राम को किलोग्राम में बदलना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, 2 बटा में, क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे हैं तब बटा करेंगे ही, 2 बटा में कितना किलोग्राम, डेका को इसको 1 मान लिए, कितना 1 0 2 0, यानी कि 2 बटा में 100। ठीक, तो हमने यहाँ पर 2 बटा में 100 लिखा।
अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 6 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 6 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, ठीक। 6 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, तो 6 ग्राम में कितने किलोग्राम मतलब फिर से फ्रैक्शनल लिखना है, 6 बटा में लिख लीजिए इस तरह, कितने किलोग्राम होंगे ये पूछ रहा है। तो ग्राम से पूछ रहा है तो ग्राम को 1 मान लीजिए, 1 2 3, यानी कि इसके आगे 3 जीरोज और बढ़ाइए, ठीक। 3 जीरो, 6 बटा में 1000, तो हमने 6 बटा में 1000 लिखा, ठीक। अब उसके बाद इसको आप ऐड कर दीजिए, ठीक। इसको आप लोग ऐड कर दीजिए। तो जब आप लोग इसको ऐड करेंगे, 10 0.02 प्लस 0.006, देखिए इसको मैंने डेसिमल में बदल दिया। डेसिमल बदलना आप लोग जानते होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको जानते होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं होगी डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। यदि नहीं जानते होंगे तो मैं मैथमेटिक्स का लेक्चर शुरू से लेके आऊँगा, सभी चैप्टरों का पढ़ाऊँगा मैं, उसमें आपको क्लियर करा दूंगा। तब तक के लिए आप लोग समझिए, जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारा इतना आएगा 0.02, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इतना आएगा। यदि यदि सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, इसका सभी का मौसा ले लीजिए। मौसा मीन्स नहीं, मौसा नहीं लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, ठीक है। 100 का लीजिए, 1000 का लीजिए और 1 का लीजिए, तो उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका 10 किलो 26 10.026 ग्राम 10.026 केजी आएगा। देखिए हम लोग इस तरह इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो हमारे पढ़ने का स्टाइल गलत हो जाएगा। क्या 10.26 पढ़ देंगे तो पूरा हमारा बेकार हो जाएगा। ये समझ मतलब ये समझ में आएगा कि इसको अभी डेसिमल का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे 10.026 केजी की। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कोणों के समूह में कौन सा समूह के कोण अधिक कोण सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिसके दो कोणों का योग, मतलब दो एंगल का योग 180 डिग्री के इक्वल होता है, उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का इसका देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिसके दोनों कोणों को, दोनों थीटा, दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आंसर आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन देखते हैं, इसमें से किसका सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब 180 डिग्री, दो कोणों का योग करने पे, दो एंगलों का योग करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। तो 180 डिग्री आने के लिए देखते हैं, ऑप्शन ए को ऐड करते हैं, 46 डिग्री प्लस 44 डिग्री, 640, ओके हासिल 1 एंड 448 एंड 9, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी में देखा जाए 113 डिग्री प्लस 67 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 180 डिग्री। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, ये करेक्ट होगा। सप्लीमेंट्री एंगल उससे बोलते हैं जब दो एंगलों को ऐड किया जाए तो उसका वैल्यू 180 डिग्री इक्वल होना चाहिए, उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। एक आयत यानी कि एक रेक्टेंगल है तथा वर्ग यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर यानी कि परिमाप समान है। एक आयत है और वर्ग का परिमाप समान है और आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर।
तो हमको इसका एरिया निकालना है, किसका? स्क्वायर का, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत सा आसान है। सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया क्या हुआ है, आयत का परिमाप दिया है और वर्ग का परिमाप, दोनों क्या है? इन दोनों का परिमाप इक्वल है, यानी कि पेरीमीटर इक्वल है। और हमको आयत की लंबाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ rectangle is given 10 centimeter and 8 centimeter. Then we all also know that आयत का परिमाप क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी। ओके, तो हमारे पास क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर लंबाई दिया है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो लंबाई कितना हुआ हमारा 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना हुआ 8 सेंटीमीटर। हमने इसको लिख लिया। उसके बाद परिमाप का फार्मूला ये होता है, इसको एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल। मैं अभी तो ये क्वेश्चन डिस्कशन करा रहा हूँ। इसके बाद मैं अगला जो भी लेक्चर डालूंगा, प्रोवाइड करूंगा, वो जो होगा वो सब फार्मूले से रिलेटेड होगा। हर क्वेश्चन हर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अभी तो हम लोग पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसको मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ क्योंकि ये पूछा गया है। तो हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा कितना आएगा, 10 प्लस 8, 18, 18 टू या 36, 18 दूनी 36। तो ये हमारा आंसर कितना हुआ, 36 हुआ। ये परिमाप हुआ आयत का परिमाप। यानी कि हमारे क्वेश्चंस में क्या दिया था, हमारे क्वेश्चंस में दिया था कि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप समान है। यानी कि जब आयत का परिमाप यानी कि रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 36 है तो वर्ग का भी परिमाप 36 होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू साइड, भुजा इसको बोलते हैं, साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा। तो 4 इंटू साइड। तो हमारा पेरीमीटर कितना दिया है वर्ग का, वर्ग का परिमाप 36 दिया है और भुजा कितना, भुजा हमको निकालना है। ठीक है, तो 4 गुणते भुजा, तो जिसके अनुसार हम लोग 36/4 करेंगे। 36/4 करने पर 9 आ जाएगा, यानी कि साइड हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 9 इंटू 9 करेंगे, यानी कि साइड इंटू साइड, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 81। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है हमारा ये करेक्ट रहा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 3 कोण निम्नलिखित समूहों में कौन सा त्रिभुज हो सकता है। त्रिभुज होने के लिए कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। त्रिभुज के तीनों अंदर वाले जो जितने कोण बन रहे हैं, जितने एंगल बन रहे हैं, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर के कोणों का योग, उसके अंदर कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो जब आप इसमें जोड़ेंगे तो आप लोग को प्राप्त हो जाएगा, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 9 18। ठीक है, 18 2 20। ठीक, 6 5 11, 11 7 18। ये तो होने वाला नहीं है, ये नहीं होगा, ये थोड़ा 180 से एबव होगा। ठीक है, इसको देखते हैं, ऑप्शन बी को देखा जाए। ऑप्शन बी को देखा जाएगा तो क्या हमें प्राप्त होता है, 9 और 1, 9 1 10 10। ओके, 6 6 6 12, 12 1 13, 13 3 13 3 16, 16 1 17। ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी की तरफ चला जाए, देखा जाए, 9 9 18, 18 to 20, 6 3 9, 9 7, 9 7 16 to 18। यानी कि हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, ये करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग जब ऐड कर रहे हैं, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है,
180 डिग्री आ रहा है। तो हमने एंगल का प्रॉपर्टी क्या बताया है, देखिए ये हमारा ट्रायंगल हुआ। जब ये एंगल और ये एंगल ठीक है, जब इन तीनों कोणों का जब योग करेंगे, इन तीनों एंगलों को ऐड करेंगे, तो हमारा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तभी हमारा त्रिभुज का फॉर्मेशन हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। और यदि ऑप्शन सी को देखा जाए तो इसको ऐड करेंगे तो ये तो 180 डिग्री से अब ही होगा। तो ये तो इसी तरह ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, इसको होने की संभावना ही नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट हमको बताना है कौन सा सही है। सभी षटभुज त्रिकोण हैं, सभी षटभुज त्रिकोण हैं क्योंकि उनमें कम से कम 3 भुजाएं हैं, नहीं, ये तो गलत है। सबसे पहले षटभुज बनाते हैं। ठीक। ओके, षटभुज बनाते हैं, एक बार फिर से इसको इरेज कर देता हूँ। हेक्सागन जिसको बोलते हैं। ये हमारा षटभुज हुआ, यानी कि जो सभी साइड रेगुलर है, मतलब सभी की भुजाएं समान है, सभी की साइड इक्वल है। ठीक है। तो हमसे ये कह रहा है सभी षटभुज त्रिकोण हैं, नहीं, ये तो त्रिकोण तो है नहीं, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं तो बन नहीं रही हैं। ठीक है। अच्छा, अब सभी बात किया जाए, सभी अष्टभुज बहुभुज हैं क्योंकि उनमें कम से कम 3 भुजाएं हैं। अष्टभुज में 3 तो भुजाएं नहीं होती, इसमें तो और ज्यादा ही होती हैं। सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं क्योंकि उनमें समांतर रेखाओं के 2 सेट होते हैं, समांतर। सब इसको फिर से देखते हैं एक बार, सी को। सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं क्योंकि उनमें समांतर रेखाओं के 2 सेट होते हैं। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। सभी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं क्योंकि उनकी सभी भुजाएं समान होती है। सभी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं क्योंकि उनकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो एक बार फिर से इसको ध्यान से देखते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं क्योंकि उनमें समांतर रेखाओं के 2 सेट होते हैं। और ऑप्शन डी को देखा जाए तो इसमें बोल रहा है सभी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं क्योंकि उनकी भुजाएं समान क्योंकि अच्छा, समचतुर्भुज वर्ग तो है, ठीक है, उनकी भुजाएं भी समान होती हैं, ये तो सही बात है। और समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं क्योंकि उनमें समांतर रेखाओं के 2 सेट होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है। हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, ये सही होगा। ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को देखा जाए, इसको हमको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। तो देखा जाए 1.25 है, इसको क्या पढ़ेंगे, 1.25। ठीक, 1.25। ओके। जब जब भी हमारे पास पॉइंट दिया हो तो पॉइंट को हम लोग 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है। और इसके आगे जितने भी अंक दिए रहेंगे, जैसे हमारे पास कितने अंक है, 1 अंक, 2 अंक, यानी कि 2 है और 5 है, 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, नीचे भी लिखेंगे 1020, और उसके बाद जो नीचे लिखे रहेंगे वही ऊपर लिखेंगे। उसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 का 1.25 में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। कैंसिल आउट होने के बाद 125/100 होगा, जिसको कैंसिलेशन करने पे 5/4। यदि अब इसको डिवाइड किया जाए 5/4, यदि 5/4 को हम लोग डिवाइड करेंगे
तो हमारा कितना हो सकता है 5/4। ठीक, तो 5/4 को 4 1 जा 4, रिमाइंडर रिमेन्स 1। ठीक, तो 1 होल 1/4 रिमेंड, ये हमारा ये रहा। ठीक है, और ये हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक, तो 1 होल 1/4 ऑप्शन देखते हैं। 1 होल 1/4, 1 होल 1/4, ये हमारा आंसर रहा। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। गिवन क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग इतना है, 11,009 है। ठीक, यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, बहुत ही आसान है। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया है, उनमें से एक संख्या इतनी दे दिया है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, योग माइनस पहली संख्या। इस इतना में से इतना जब आप घटाएंगे, 9,999 घटाएंगे, तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सलूशन देख लीजिए आप। क्या बोला था, हमारे पास दो संख्या हैं, एक ये संख्या है और एक ये संख्या है। ठीक है, इन दोनों का योग कितना दिया था, इन दोनों का योग 11,900 दिया है, 11,009 दिया। ओके, 11,009 दिया, 11,009 दिया है। और हमारा एक संख्या है वो 9,999 दे दिया है, यानी कि 9,999 दिया हुआ है। तो हमसे दूसरी संख्या यानी कि ये वाली संख्या पूछ रही है। तो डायरेक्ट क्या करिए, जब आप इस प्लस वाले साइन को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो 11,900 में से 9,999 घटाएंगे तो आपका 1,010 आंसर होगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, 1,010, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। ये भी यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास नियम। ठीक है, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। तो बोर्ड मास का रूल अप्लाई करने में सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर ऑफ मीन्स का, डिवीजन इज भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा, ए से एडिशन मीन्स जोड़, और यस से सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, हम लोग डिवीजन देख रहे हैं। तो 6/6 करेंगे, 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और प्लस तो इस तरह लिख देते हैं, इसके आगे ये तो रहा, इसको डिवीजन करने पर क्या रहा 1। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसको डायरेक्ट इस तरह प्लस साइन लिखते हैं, 6 6 का 36, 6 6 जा 36 -6, यानी कि अब उसके बाद क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, 36 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 37, और 37 में से 6 गया 31, तो हमारा आंसर रहा 31। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा है आपको। तो हमारा ऑप्शन कितना होगा, 31 करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।